आध्यात्मिक वर्षा के इस अनूठे ज्ञान संगम में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हजारों वर्षों से सही मायनों में मानव जीवन को दिशा दिखाता आ रहा है। हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 श्लोक 2 की। और ये जो गहन और विस्तृत संकलन है, ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के शोध और लेखन पर आधारित है। बिल्कुल। और आज हमारा उद्देश्य यही है कि इस एक श्लोक के माध्यम से कर्मयोग और कर्म संन्यास, ये दो रास्ते जो लगते तो अलग अलग हैं, पर इनमें भगवान श्री कृष्ण ने किसे बेहतर माना, क्यों माना, और सबसे जरूरी बात, ये समझ आज के इंसान के लिए, उसके कल्याण के लिए क्या मायने रखती है। तो फिर देर किस बात की, आइए इस प्राचीन ज्ञान के सागर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि इसकी बूंदें हमारे आज के जीवन को कैसे सींच सकती हैं। शुरुआत करते हैं मूल श्लोक से। क्या है वो श्लोक और उसका मतलब, शब्दशः अर्थ क्या निकलता है? जी, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावो भव, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। 5:2। अब इसके मुख्य शब्दों को देखें तो संन्यासः मतलब कर्मों का स्वरूप से त्याग, छोड़ देना। कर्मयोगः हुआ निष्काम भाव से कर्म करना, मतलब फल की इच्छा, वो अटैचमेंट रखे बिना। निःश्रेयस करो यानी परम कल्याण, मोक्ष देने वाले। उभव मतलब ये दोनों ही रास्ते, संन्यास भी और कर्मयोग भी। तू का मतलब है परंतु, लेकिन। कर्म संन्यासात यानी कर्मों के सिर्फ बाहरी त्याग की तुलना में, और विशिष्यते मतलब श्रेष्ठतर है, ज्यादा महत्व रखता है। अच्छा, तो अगर इन शब्दों को हम जोड़ें तो आसान हिंदी में इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में भगवान ये कह रहे हैं कि कर्मों का त्याग यानी संन्यास और निष्काम कर्मयोग, ये दोनों ही, इसमें कोई शक नहीं, परम कल्याण की तरफ ले जाते हैं। लेकिन उन दोनों में भी कर्मों के सिर्फ बाहरी त्याग की तुलना में कर्मयोग ही बेहतर है, श्रेष्ठ है। यहाँ एक सवाल उठता है, अगर दोनों ही रास्ते मंजिल तक पहुंचाते हैं, परम कल्याण देते हैं, तो फिर एक को दूसरे से बेहतर बताने की क्या जरूरत थी? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं लगता? ऐसा क्यों कहा कि कर्मयोग ही बेहतर है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर गीता का जो व्यवहारिक पक्ष है वो सामने आता है। देखिए, इसका दार्शनिक भाव ये है कि जीवन में मोटे तौर पर दो रास्ते दिख सकते हैं। एक तो है कि संसार और उसके सारे कामधाम छोड़ छाड़ कर वैराग्य ले लो, जिसे लोग आमतौर पर संन्यास समझ लेते हैं। दूसरा रास्ता है कि दुनिया में रहो, अपने सारे कर्तव्य निभाओ, मगर उनके जो नतीजे हैं, अच्छे या बुरे, उनसे अपने मन को मत बांधो। यही कर्मयोग है। गीता जो है वो बाहरी दिखावे या क्रिया के त्याग से ज्यादा मन के त्याग को महत्व देती है, आसक्ति का त्याग। अच्छा, यानी अंदरूनी बदलाव पर जोर है। बिल्कुल। व्यावहारिक तौर पर सोचें, जिम्मेदारियों से भाग जाना शायद उस पल के लिए आसान लगे, पर वो जीवन की मुश्किलों का कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है ना। असली चुनौती तो ये है कि आप कर्म भी करें और उसके अच्छे बुरे नतीजों से विचलित भी न हो, सम रहें। ये साधना कठिन है, इसीलिए इसे श्रेष्ठ कहा गया। यह हमें जीवन में एक्टिव रहते हुए अंदर से आजाद रहना सिखाता है। संक्षेप में कहे तो कर्म से नहीं भागना है, कर्म के फल के मोह से भागना है। और उस समय की अगर बात करें, कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के लिए ये समझना इतना जरूरी क्यों था? वो तो वैसे भी युद्ध छोड़कर जाने की बात कर रहा था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अर्जुन की हालत तो ठीक यही थी उस समय। वो अपने सामने गुरुओं को, रिश्तेदारों को देखकर मोह में पड़ गया था। युद्ध जैसा भयानक कर्म करने से बचना चाह रहा था। वो एक तरह से कर्म संन्यास की तरफ ही भाग रहा था। लेकिन उसका ये वैराग्य किसी ज्ञान या विवेक से नहीं आया था, वो तो मोह और शायद थोड़ी कायरता से उपजा था। हाँ, वो कंफ्यूज था बेचारा। बिल्कुल, कर्तव्य और भावनाओं के चक्कर में फंसा हुआ था। तो श्री कृष्ण उसे इसी भागने वाली सोच से बाहर निकालना चाहते थे, उसे सही समझ देकर अपने क्षत्रिय धर्म यानी युद्ध करने के कर्म में लगाना चाहते थे। उसे बाहरी त्याग के बजाय अंदरूनी त्याग करके, मतलब फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने को कह रहे थे। अगर इसी बात को हम आज के जमाने में देखें, आज की जिंदगी में, तो इसके उदाहरण कहाँ दिखते हैं? अरे, आज भी ये उतना ही सच है। आप सोचिए, जब करियर में बार बार नाकामी मिलती है या ऑफिस में बहुत प्रेशर होता है, तो कई बार मन करता है ना कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाएं। हाँ बिल्कुल, क्विट कर दूं वाली फीलिंग।
हाँ, तो ये एक तरह का पलायनवादी संन्यासवर। वही दूसरी तरफ उन्हीं मुश्किलों का सामना करना, रिजल्ट की परवाह किए बिना अपना बेस्ट देना, नई चीजें सीखना, ये कर्मयोग है। ऐसे ही रिश्तों में होता है। कड़वाहट आ जाए तो रिश्ता तोड़ देना आसान लगता है कई बार, पर उसी रिश्ते में बने रहकर धैर्य से, प्यार से, समझदारी से अपना फर्ज निभाते जाना, ये सोचे बिना कि दूसरा क्या कर रहा है या मुझे बदले में क्या मिल रहा है, ये कर्मियों का बढ़िया उदाहरण है। ये तो वाकई जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है। अच्छा, अब ये बताइए कि जो दूसरे बड़े विचारक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, या आज का विज्ञान, क्या वो भी इस बात से सहमत हैं? क्या वो भी कर्मयोग को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं? हाँ, और यहीं आकर ये विषय और भी गहरा और यूनिवर्सल हो जाता है। अगर हम गीता के बड़े बड़े टीकाकारों को देखें, जैसे आदि शंकराचार्य, वो कहते हैं कि ज्ञान मार्ग पर वही आगे बढ़ सकता है जिसका मन साफ हो, चित्त शुद्ध हो। और चित्त शुद्धि का सबसे अच्छा तरीका निष्काम कर्मयोग। सिर्फ कर्म छोड़ देने से मन शुद्ध नहीं होता। अच्छा। और फिर रामानुजाचार्य हैं, वो इसे भक्ति से जोड़ते हैं। उनके लिए कर्मयोग है भगवान की खुशी के लिए सेवा भाव से किया गया काम। ये हमें कर्म के बंधन से छुड़ाकर भगवान से जोड़ता है। स्वामी विवेकानंद ने तो इसे और भी प्रैक्टिकल बना दिया। उन्होंने कहा, अपने हर काम को पूजा समझो। ये तो बहुत सुना है जी। चाहे देश सेवा हो, समाज सेवा हो या अपना रोज का काम। इसे उन्होंने एक्टिव वेदांत कहा, राष्ट्र निर्माण का रास्ता बताया। और जो हाल के विचारक हैं, उन्होंने इसे कैसे देखा है? जैसे स्वामी चिन्मयानंद है, वो कर्म योग को एक बहुत ही पॉजिटिव, एनर्जेटिक और डायनामिक जीवन जीने का तरीका मानते हैं, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा फिट बैठता है। उनकी नज़र में कर्म संन्यास अगर ठीक से ना समझा जाए तो थोड़ा पैसिव या पलायनवादी लग सकता है। गीता प्रेस गोरखपुर की जो व्याख्याएं हैं, उनका निचोड़ भी यही है कि अपने सारे काम और उनके फल भगवान को सौंप दो। यही सच्चा और आसान कर्मयोग है। ये तो हुई दर्शन और अध्यात्म की बातें। क्या आज का विज्ञान, मॉडर्न साइंस भी इस हजारों साल पुरानी बात को मानता है? ये सुनना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल मानता है, और कई लेवल पर। जैसे न्यूरो साइंस है, आपने फ्लो स्टेट के बारे में सुना होगा। हाँ, इन द जोन वाली फीलिंग। बिल्कुल वही, जिसे मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सेंटमिहाई ने बताया था। ये वो हालत है जब हम किसी काम में इतने खो जाते हैं कि हमें वक्त का, भूख प्यास का, या तक कि अपना भी ध्यान नहीं रहता। बस काम और करने वाला एक हो जाते हैं। रिसर्च बताती है कि इस फ्लो स्टेट में हमारा दिमाग डोपामीन, एंडोर्फिन्स जैसे फील गुड केमिकल्स छोड़ता है। बड़ा संतोष और आनंद मिलता है। अब कर्मयोग क्या है? फल की चिंता छोड़कर काम में पूरी तरह डूब जाना। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वही बात हुई। जी, ये फ्लो स्टेट कर्मयोग का ही साइंटिफिक रूप लगता है। यहाँ इनाम नतीजा नहीं, वो काम करने की प्रक्रिया ही बन जाती है। फिर है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। आज की साइकोलॉजी कहती है कि हमारी ज्यादातर चिंता, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इसका कारण क्या है? भविष्य की चिंता और नतीजों से बहुत ज्यादा जुड़ाव। हाँ, क्या होगा वाली टेंशन। बिल्कुल। कर्मयोग जब हमें सिखाता है कि फल की चिंता छोड़ो, अभी जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो, तो ये सीधा सीधा एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कम करता है। हमारी खुशी बाहरी नतीजों पर डिपेंड नहीं करती, वो काम करने के संतोष से आती है। इससे हमारी मानसिक मजबूती, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, वो भी बढ़ती है। हम फेलियर से जल्दी संभल जाते हैं। और सामाजिक विज्ञान के नजरिए से देखें, कोई भी समाज तभी तरक्की करता है जब उसके लोग अपनी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें। कर्मयोग का सिद्धांत इंसान को जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ बनाता है। जब हर कोई अपना काम ठीक से करेगा, ईमानदारी से, कुशलता से, बिना सिर्फ ये सोचे कि मेरा क्या फायदा होगा, तो समाज में अपने आप करप्शन, आलस, कामचोरी कम होगी। अद्भुत। मतलब ये कि हजारों साल पुराना ये सिद्धांत आज के इस मॉडर्न, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेस से भरी जिंदगी के लिए शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी और रेलेवेंट हो गया है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आज का युवा जिस बर्नआउट, एंग्जाइटी और एक तरह की दिशाहीनता का शिकार हो रहा है, उसका एक बड़ा कारण नतीजों का प्रेशर और उनसे जुड़ाव ही है। चाहे वो एग्जाम के मार्क्स हों, करियर की सक्सेस हो, या सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स। हाँ, ये वैलिडेशन की जरूरत है। सामाजिक लेवल पर देखें तो ये सिर्फ मेरे लिए क्या वाली सोच से ऊपर उठाकर मेरा कर्तव्य क्या है पर फोकस करवाता है, जो किसी भी हेल्दी समाज की नींव है। ये हमें अंधी दौड़ में भागने के बजाय बैलेंस सिखाता है। मटीरियलिज्म और करियरिज्म का संतुलन। और आध्यात्मिक स्तर पर, जहां आज ध्यान भटकाने वाली हजारों चीजें हैं, कर्मयोग हर छोटे बड़े काम को ध्यान से होशपूर्वक करने की कला सिखाता है,
जैसे हर काम एक पूजा या मेडिटेशन बन जाए। खासकर युवाओं के लिए जो अपने भविष्य को लेकर बहुत सोचते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनके लिए इसमें क्या ठोस संदेश है? वो इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? युवाओं के लिए तो ये एक बहुत ही पावरफुल लाइफ विजन है। जैसे उदाहरण देखिए, एग्जाम आ रहा है, इंटरव्यू है, रिजल्ट क्या होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं। इस चिंता में घुलने के बजाय अपना पूरा ध्यान तैयारी पर लगाओ। हर टॉपिक को मन लगाकर समझो, अपना बेस्ट दो। फल जो भी जाए उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखो। यही कर्मयोग है। प्रोसेस पे फोकस। जी, कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो, लिख रहे हो, गा रहे हो, कुछ बना रहे हो, कितने लाइक्स मिले, कितनों ने तारीफ की, इस फल की चिंता छोड़कर उस क्रिएट करने के मजे में डूब जाओ। अपनी स्किल को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। बड़े लक्ष्य रखना जरूरी है, लेकिन उन तक पहुंचने के रास्ते के हर छोटे कदम को पूरी ईमानदारी, लगन और अच्छे से उठाना, यही कर्मयोग है। मंजिल की चिंता सफर का मजा खराब न करे। ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या दुनिया के दूसरे दर्शनों में या विचारधाराओं में भी हमें कर्मयोग जैसी बातें मिलती हैं? हाँ, कई जगह ऐसी मिलती जुलती बातें हैं जो बताती हैं कि ये सिद्धांत कितना यूनिवर्सल है। जैसे स्टोइक फिलॉसफी है पश्चिम में, वो साफ साफ सिखाती है कि हमारा कंट्रोल सिर्फ अपने कामों, अपने विचारों, अपने रिएक्शंस पर है, बाहरी घटनाओं या नतीजों पर नहीं। हाँ, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। बिल्कुल। तो हमें अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाना चाहिए जो हमारे बस में है, कर्म, और जो हमारे बस में नहीं, फल, उसे स्वीकार करना चाहिए। ये गीता के कर्म योग से काफी मिलता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध का मध्यम मार्ग है। वो भी बहुत ज्यादा भोग और बहुत ज्यादा तपस्या के बीच बैलेंस की बात करता है। ये कहीं ना कहीं गीता के भोग, फल की आसक्ति और त्याग, कर्म का त्याग के बीच कर्मयोग के बैलेंस जैसा ही है। अनासक्ति बौद्ध धर्म का भी मुख्य सिद्धांत है। अच्छा। और यहाँ तक कि आज की मॉडर्न थेरेपीज भी, जैसे एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी या ACT है, वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। वो सिखाती है कि नेगेटिव विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना सीखो। एक्सेप्टेंस, अनासक्ति, और अपने जीवन के मूल्यों के हिसाब से काम करने के लिए कमिटेड रहो। कर्मयोग, बजाय इसके कि भावनाएं आपको कंट्रोल करें। वाह। ये सब दिखाता है कि कैसे भारतीय दर्शन ने दुनिया भर की सोच को और यहाँ तक कि आज की साइकोलॉजी को भी गहरे लेवल पर प्रभावित किया है। ये सब सुनना तो बहुत ही प्रेरणा देता है। सिद्धांत के तौर पर बिल्कुल सही लगता है, लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए, खासकर पर्सनल ग्रोथ में और रिश्तों में, जहां भावनाएं इतनी उलझी हुई होती हैं, इतनी हावी होती हैं। यहाँ कर्मयोग कैसे मदद कर सकता है? बिल्कुल सही समझ, क्योंकि सिद्धांत तभी काम का है जब वो प्रैक्टिस में आए, और यही कर्मयोग की असली परीक्षा भी है और उसका असली फायदा भी। तो पहले बात करते हैं 3.1 व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ की। इसे जीवन में लाने की कुछ प्रैक्टिकल तकनीकें हो सकती हैं। पहला है कर्म का संकल्प। हर सुबह दिन शुरू करते वक्त कुछ पल शांत बैठकर ये इरादा करें, आज मैं जो भी काम करूंगा या करूंगी उसे अपनी पूरी काबिलियत, ईमानदारी और लगन से, फल की चिंता किए बिना, सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर करूंगा या करूंगी। ये मेंटल तैयारी आपको दिन भर अलर्ट रखेगी। एक इंटेंशन सेटिंग जैसा। जी। दूसरा, साक्षी भाव का अभ्यास। काम करते हुए बीच बीच में रुककर खुद को देखें, जैसे आप कोई नाटक देख रहे हों और आप खुद ही उसके एक्टर भी हैं और देखने वाले भी। अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने कामों को बिना जज किए देखने की कोशिश करें। इससे आप सिचुएशन में बहेंगे नहीं, उनके प्रति अवेयर रहेंगे। दुनिया के स्टेज पर अपना रोल निभाएं, पर अपनी असली पहचान, आत्मचेतना को याद रखें, जो उस रोल से अलग है। यही अनासक्ति का अभ्यास है। ये थोड़ा मुश्किल लगता है प्रैक्टिस में। मुश्किल है, पर अभ्यास से संभव है। तीसरा है अर्पण बुद्धि। हर काम खत्म होने पर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सफल हो या असफल, मन ही मन उसे ईश्वर को या प्रकृति को या मानवता को या अपने किसी ऊंचे आदर्श को समर्पित कर दें। कहें, ये काम और इसका फल सब आपका है। इससे मैंने किया वाला अहंकार और फल का मोह दोनों कम होते हैं। और इन तकनीकों को अपनाने से मानसिक शांति पर क्या असर पड़ेगा? आजकल मेंटल पीस एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसका मेंटल हेल्थ पर बहुत ही गहरा और पॉजिटिव असर पड़ता है। पहला तो तनाव कम होता है। जब आप नतीजे की फिक्र छोड़ देते हैं तो भविष्य को लेकर जो फालतू का स्ट्रेस होता है वो अपने आप कम हो जाता है। आप प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा रहते हैं। हाँ, ये तो है। दूसरा, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप फल की चिंता छोड़कर प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो आप उस काम को बेहतर तरीके से करना सीखते हैं।
आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं। इस बढ़ती हुई काबिलियत से नेचुरली सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये बाहरी तारीफ पर नहीं, अंदरूनी क्षमता पर टिका होता है। सही बात। तीसरा, आंतरिक शांति और समता आती है। कर्मयोग आपको सफलता में बहुत ज्यादा उछलने और विफलता में बहुत ज्यादा दुखी होने से बचाता है। आप धीरे धीरे हर हाल में एक बैलेंस, एक अंदरूनी ठहराव डेवलप कर लेते हैं। बाहर चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, अंदर एक शांति बनी रहती है। ये तो हुई पर्सनल लेवल की बात। अब बात करते हैं रिश्तों की। परिवार, प्यार, दोस्ती, जहां इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस, मोह ये सब बहुत ज्यादा होते हैं। इन कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप्स में कर्मयोग का सिद्धांत कैसे लागू हो सकता है? रिश्तों में कर्मयोग को निभाना शायद सबसे मुश्किल है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदेमंद भी है। तो आते हैं 3.2 सामाजिक संबंध प्रबंधन, सोशल रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर। इसमें पहले देखते हैं पारिवारिक संबंध, फैमिली रिलेशनशिप्स। जैसे पति पत्नी का रिश्ता, एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान, देखभाल, जिम्मेदारी, ये आपका कर्तव्य है। इसे पूरी निष्ठा से निभाएं, लेकिन ये उम्मीद रखना, ये आसक्ति है कि साथी भी बिल्कुल वैसा ही करेगा या आपकी हर फीलिंग को समझेगा या आपके हिसाब से ही चलेगा, ये दुख का कारण बनता है। हाँ, एक्सपेक्टेशंस हर्ट करती हैं। और रिश्ते में एक सहजता आएगी। फिर माता पिता और संतान का रिश्ता, बच्चों को पालना, उन्हें अच्छे संस्कार देना, उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करना, ये माँ बाप का परम कर्तव्य है। लेकिन उनकी हर सफलता को अपनी सफलता और हर विफलता को अपनी विफलता मान लेना, उनसे अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करवाना चाहना, उनकी अचीवमेंट से समाज में अपनी इज्जत पालना, ये सब आ सकती है। ये बहुत कॉमन है वैसे। जी, ये आपको और बच्चे दोनों को ही बेकार का तनाव देती है। अपना कर्तव्य सबसे अच्छे तरीके से करें, पर नतीजा क्या होता है, बच्चा क्या बनता है, क्या करता है, उससे बहुत ज्यादा मोह ना रखें। उन्हें अपना रास्ता चुनने की आजादी दें। ये मुश्किल है पेरेंट्स के लिए, पर जरूरी है। बहुत जरूरी। और यहीं पर घर संभालने वाली महिलाओं का योगदान, इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। कि जो रोज के काम हैं, खाना बनाना, घर साफ रखना, बच्चों को देखना, बड़ों की सेवा करना, ये सब बहुत जरूरी कर्म है। अगर वो इन कामों को बोझ समझकर या ये सोचकर करेंगी कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, तो वो खुद भी दुखी रहेंगी और घर का माहौल भी बिगड़ेगा। लेकिन अगर वो इन्हीं कामों को अपना जरूरी कर्तव्य समझकर प्यार से, लगन से, बिना किसी खास तारीफ या बदले की आसक्ति के करेंगी, तो यही काम उनके लिए कर्मयोग बन जाएगा। वाह, क्या नजरिया है। जी, इससे उन्हें न सिर्फ मन की शांति और सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बल्कि वो पूरे परिवार के लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगी। उनका ये निस्वार्थ कर्म ही पूरे परिवार के कल्याण का आधार है। ये बहुत ही जरूरी और गहरी बात आपने कही। खासकर घर संभालने वाली महिलाओं के योगदान को कर्म योग की नजर से देखना। अब मानवीय संबंधों के एक और थोड़े सूक्ष्म और अक्सर जिसे सेंसिटिव माना जाता है, उस पहलू पर आते हैं। प्रेम और आकर्षण की भावनाएं, खासकर जब वो पहले से बने हुए सामाजिक या पारिवारिक दायरों के बाहर पैदा होती हों। ऐसी मुश्किल सिचुएशंस में गीता का कर्म योग सिद्धांत क्या रास्ता दिखा सकता है? ये वाकई एक संवेदनशील मुद्दा है और इसे पूरी गंभीरता और बैलेंस के साथ समझने की जरूरत है। देखिए, इंसान का दिल भावनाओं का समंदर है और भावनाएं तो नेचुरली पैदा हो सकती हैं। गीता का सिद्धांत यहाँ किसी भावनाओं को गलत कहने की बात नहीं करता, बल्कि वो विवेक, कर्तव्य, जिसे धर्म कहा गया है, और संयम पर बहुत ज्यादा जोर देता है। विवेक, कर्तव्य और संयम। ऐसी स्थितियां क्यों पैदा होती हैं? अक्सर जीवन में किसी कमी, असंतुष्टि, अकेलेपन या सिर्फ एक नए आकर्षण की वजह से। ये नया आकर्षण भी अपने आप में एक खास इमोशनल फल की आसक्ति ही है। अब कर्मयोग का नजरिया क्या होगा? पहला, कर्तव्य का स्मरण, सबसे पहले और सबसे जरूरी। व्यक्ति को अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को याद करना चाहिए, जैसे जीवन साथी के प्रति, परिवार के प्रति कर्तव्य। कर्मयोग का पहला पाठ ही है अपने तयशुदा धर्म या कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना। मतलब अपनी कमिटमेंट्स को याद रखना। बिल्कुल। दूसरा, भावनात्मक संतुलन और विवेक। जो भावनाएं उठी हैं उन्हें स्वीकार करें, दबाएं नहीं, पर उन पर तुरंत रिएक्ट करने से बचें। साक्षी भाव से उनका विश्लेषण करें। ये भावना क्यों उठी? इसके लंबे समय में क्या नतीजे होंगे? क्या यह मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और जो दूसरे लोग इससे जुड़े हैं उनके असली भले के लिए है? यहाँ भावनाओं को समझना है, उनमें बहना नहीं। ये बहुत मुश्किल होता होगा उस वक्त। होता है।
इसीलिए तीसरा कदम है संयम और व्यवहारिक कदम। अगर भावनाएं आपके स्थापित कर्तव्यों के खिलाफ जारी हैं, तो कर्मयोग का रास्ता संयम का है। इसका मतलब है उन भावनाओं को बेकाबू होकर बढ़ने ना देना। प्रैक्टिकल कदम उठाने पड़ सकते हैं, जैसे दूरी बनाना, अपने मन को किसी क्रिएटिव या पॉजिटिव काम में लगाना, जैसे अपना काम, परिवार, सेवा या कोई साधना। यहाँ कर्म क्या है? अपने मूल कर्तव्यों को निभाना। और संन्यास क्या है? उन नुकसान पहुंचाने वाले विचारों और इच्छाओं का अंदर से त्याग करना। ये भागना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को सही दिशा देना है। अच्छा, मतलब डिस्ट्रक्टिव विचारों का त्याग ही संन्यास है यहाँ। जी हाँ, आंतरिक त्याग और एक परिपक्व नजरिया भी है। इतिहास में, साहित्य में कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने ऐसी मुश्किल भावनात्मक स्थितियों का सामना किया, लेकिन संयम, मर्यादा, सम्मान और गोपनीयता बनाए रखी। उन्होंने अपने मूल पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों को प्राथमिकता दी और दूसरे स्नेह की भावनाओं को एक कंट्रोल्ड और मर्यादित रूप दिया। शायद एक गहरी दोस्ती तक या मन ही मन उनके भले की कामना तक सीमित रखा। भावनाओं के बहाव पर कर्तव्य और विवेक को हावी होने देना, पल भर के सुख के बजाय दूर के नतीजों पर सोचना, यही एक मैच्योर कर्मयोगी का नजरिया है। ये किसी भी तरह की अनैतिकता को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि मुश्किल मानवीय हालात में धैर्य, समझदारी और सेल्फ कंट्रोल की शिक्षा है। और अगर भावनाएं बहुत ज्यादा हावी हों, व्यक्ति लाचार महसूस करे, तो किसी भरोसेमंद दोस्त, गुरु या प्रोफेशनल काउंसलर की मदद लेना भी समझदारी का कदम है। ये वाकई एक बहुत ही बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल गाइडेंस है ऐसी नाजुक और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के लिए। अब अंत में आते हैं प्रोफेशनल लाइफ या करियर के फील्ड में, ऑफिस के माहौल में, अपने काम में। ये कर्मयोग का सिद्धांत कैसे लागू होता है और क्या फायदे देता है? प्रोफेशनल लाइफ में कर्मयोग न सिर्फ नैतिक रूप से सही है, बल्कि लंबे समय की सफलता और संतुष्टि के लिए भी बहुत असरदार है। 3.3 व्यावसायिक जीवन, प्रोफेशनल लाइफ। पहला है कार्यस्थल पर नैतिकता और गुणवत्ता। अपना काम पूरी ईमानदारी, लगन और कुशलता से करें। ये कर्म है, लेकिन प्रमोशन कब मिलेगा, बोनस कितना आएगा, बॉस तारीफ करेगा या नहीं, ये फल है। इन बातों की बहुत ज्यादा चिंता या अटैचमेंट ना रखें। हाँ, ये तो ऑफिस पॉलिटिक्स का बड़ा कारण बनता है। बिल्कुल। जब आपका ध्यान काम की क्वालिटी पर होगा, तो नतीजा देर सवेर अच्छा मिलेगा ही। और अगर ना भी मिले, तो भी आपको अपना बेस्ट देने का जो संतोष मिलेगा, वो बाहरी तारीफ से कहीं ज्यादा कीमती है। दूसरा है सफलता और संतुष्टि। कर्मयोग सिखाता है कि असली सफलता सिर्फ बाहरी पैमानों जैसे पद, पैसा से नहीं नापी जाती। असली संतुष्टि उस काम को अच्छे से करने के प्रोसेस में ही छिपी है। जब आप प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाते हैं, तो रिजल्ट का प्रेशर कम हो जाता है और अक्सर रिजल्ट भी बेहतर आते हैं। और तीसरा है नेतृत्व यानी लीडरशिप। एक कर्मयोगी लीडर अपनी टीम के लिए प्रेरणा बनता है। वो सिर्फ नतीजों का डंडा नहीं चलाता, बल्कि टीम को प्रोसेस पर फोकस करने, नए एक्सपेरिमेंट करने, गलतियों से सीखने और अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करता है। वो टीम मेंबर्स को फल की चिंता से आजाद करके काम में मजा ढूंढना सिखाता है। इससे टीम का मोराल हाई रहता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और आखिर में प्रोडक्टिविटी भी सुधरती है। कर्मों को छोड़ देना या उनसे भाग जाना, संन्यास, उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना कि संसार में रहते हुए अपने सारे कर्तव्य निभाते हुए उनके फलों के प्रति मन में लगाव न रखना कर्मयोग। यही कर्मयोग का निचोड़ है। बिल्कुल। और ये सिद्धांत कोई हवाई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक प्रैक्टिकल कला है। यह हमें पर्सनल लेवल पर शांति और संतोष देता है, हमारे रिश्तों को ज्यादा सहज और प्यार भरा बनाता है और हमारी प्रोफेशनल लाइफ को नैतिक और सफल बनाता है। ये भागने का नहीं, बल्कि साक्षी भाव से जुड़ने का रास्ता है। दुनिया से जुड़कर, अपने कर्तव्यों से जुड़कर, लेकिन नतीजों की जंजीरों से आजाद होकर जीना। सचमुच, ये तो जीवन को बदलने वाला नजरिया है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक विचार आखिर में श्रोताओं के मन में छोड़ना चाहूंगा। क्या हो अगर हम अपने हर छोटे बड़े काम को, चाहे वो सुबह उठकर बिस्तर ठीक करना हो, ऑफिस का कोई मुश्किल प्रोजेक्ट हो, किसी जरूरतमंद की मदद करना हो या परिवार के साथ वक्त बिताना हो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के पूरी अवेयरनेस, लगन और प्यार के साथ करें? क्या यही हालत असली आजादी और सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कराएगी? ये कोई एक दिन में पाने वाली चीज नहीं है, पर यह एक लगातार चलने वाली अंदरूनी साधना है जिसका अभ्यास हम सब कर सकते हैं। बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार।
उम्मीद है इस विस्तृत चर्चा से श्रोताओं को अपने जीवन को देखने और जीने की एक नई, ज्यादा मीनिंगफुल दृष्टि मिली होगी। और इस अमूल्य ज्ञान को इतने सुंदर तरीके से संकलित करने के लिए हम एक बार फिर कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। जी हाँ, उनकी गहरी दृष्टि और मेहनत के बिना इस विषय पर इतनी स्पष्टता से बात करना मुमकिन नहीं होता। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञान से भरे विषय पर, इसी तरह की गहरी और व्यावहारिक चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।